ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ना, और ऑर्बिटल मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दिए थे ना, लिंडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो दिए थे। ठीक है, इन्होंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया था। अब इसमें हम लोग क्या बताते हैं, इसमें हम लोग बताते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, ओरिएंटेशन हम लोग बताते हैं इसमें, ओरिएंटेशन ऑफ डीजनरेटेड डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे डीजनरेटेड जो वर्ड है, इसका मतलब होता है ना इक्वल इन एनर्जी। ठीक है, इक्वल इन एनर्जी मतलब अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग देखे थे कि एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, एक एनर्जी लेवल होता है तुम्हारा। ठीक, इसको सेल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, इसको हम लोग सेल बोल रहे थे। सेल के अंदर क्या था तुम्हारा, सबसेल था। सबसेल था, अब सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। ठीक, तो ये बात करता है जनरली कि ओरिएंटेशन कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का, या फिर ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोल रहा है। जैसे हम लोग बना रहे थे वहां पे ऑर्बिटल का ड्राइंग तुमको इस तरीके से बना रहे थे। ठीक है, जैसे पी का बना रहे थे, तो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है। तो ये 3 जो ऑर्बिटल तुमको दिख रहा है, ये तीनों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए इसको डीजनरेट बोला गया है। ठीक है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो ये तीनों का एनर्जी जो होगा ना, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा ये इसके बराबर होगा, और ये तीनों का एनर्जी सेम होगा। ठीक है, इसलिए डीजनरेट वर्ड का यूज किया गया है। इसमें खाली पता करना है, इसमें क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो तुम्हारा ऑर्बिटल है वो फर्दर सब डिवाइड होता है, सबसेल जो है फर्दर डिवाइडेड होता है। ठीक है, उसके बारे में बात किया गया। देखो इसमें कुछ कुछ ऐसा वर्ड आएगा ना जो तुमको अभी इस लेवल पे नहीं समझ में आएगा, तो उसको सिर्फ सुनो और देखो कि क्या है। ठीक है, और उसको अपने मतलब मेमोरी में यूज कर, ये देख लो, सेव कर लो, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है उसको देखो। बस इतना तुम्हारा काम है, कहाँ से कहाँ इसका रेंज है। आगे जब जाओगे तुम नेक्स्ट क्लास में, तब वहां पे तुमको डिटेल में समझा दिया जाएगा कि ये एक्चुअली होता क्या था। ठीक है, तो अभी तक जो दोनों क्वांटम नंबर पढ़े थे, उसी तरीके से ये थर्ड क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस पे ऑर्बिटल जैसे डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बताया गया है। और जो ऑर्बिटल है उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये डीजनरेट वर्ड मतलब इक्वल, जैसे तुम्हारा पी के पास 3 होता है, डी का जब बनाते हैं, डी ऑर्बिटल बनाते हैं, तो वहां पे तुम्हारा 5 हो जाता है। ठीक है, 5 ऑर्बिटल बनते हैं, तो वहां पे भी पांचों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। पांचों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तो उसलिए वहां पे भी डीजनरेट ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ठीक, तो ये 5 का एनर्जी सेम है तुम्हारा, तो इसको डिजनरेट ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें लिखना है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ठीक है, एक पॉइंट इसमें लिखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबसेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल। सबको पता है सबसेल क्या है, तो जो लोग को नहीं पता चल रहा है या फर्स्ट बार क्लास ज्वाइन किया है, वो पिछला वीडियोस जो है वो देख लें तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है, 10th में अभी पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब हम किसी मैग्नेट को रखते हैं, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ इसका फील्ड बनता है।
ठीक है। और इसी फील्ड में यदि कोई ऑब्जेक्ट या दूसरा मैग्नेट आता है तो ये मैग्नेट और इसका इंटरेक्शन देखने के लिए हम लोग को मिलेगा, अदरवाइज ये दोनों इंटरेक्ट नहीं करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये मैग्नेट इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा। यदि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा है, यहाँ तक पहुंच रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट का, तभी ये मैग्नेट इससे इंटरेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है। इसीलिए घर पे रखा हुआ मैग्नेट हर किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर लेगा, जो उसके रेंज में आएगा, जो उसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, बस उसी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यही होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन जो सबसेल है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ऑर्बिटल्स में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड each subcell each subcell is further divided into orbital और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, दोनों सेम चीज है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुमको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ठीक है, डिस्क्राइब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड, या फिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है वो बताता है तुमको। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है वो याद रखना है। उसको ml से शो करते हैं हम लोग। ठीक है, ml से शो करेंगे या स्मॉल m से शो कर सकते हैं। ठीक है, ml लिख देंगे इस तरीके से। तो इसका रेंज होता है -l टू +l। ठीक है, -l टू +l। मान लो जब हम लोग s सबसेल का बात करते हैं तो s सबसेल का क्या होगा, s सबसेल का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 होता है, सबको पता है। एस के लिए हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 लिखते थे, पी के लिए क्या लिखते थे 1, डी के लिए क्या लिखते थे 2, और एफ के लिए लिखते थे 3। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एजीमुथल क्वांटम नंबर है तुम्हारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सब। तो एम, अब देखो जैसे एस सबसेल के लिए तुमको लिखना होगा तो एस सबसेल के लिए -l टू +l जा सकता है, बट एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ml का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा तुम्हारा। ठीक है, अब मान लो तुमको p के लिए लिखना है तो p के लिए क्या हो सकता है, p के लिए होता है वैल्यू 1। तो 1 जब वैल्यू होता है p के लिए तो उसका रेंज कैसे होगा, -1, 0 और 1, तीन तरह का तुम्हारा क्वांटम नंबर मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा p सबसेल के लिए। फिर d के लिए क्या होगा, d के लिए वैल्यू तुम लिखते हो 2, तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है, -2, ठीक है, -1, 0, +1, +2। तो 5 बॉक्स बनाते थे हम लोग डी में। डी ऑर्बिटल, डी सबसेल का 5 ऑर्बिटल होता था। ठीक है, तो 5, इसलिए 5 नंबर यहाँ पे आ रहा है। बात समझ में आ रही है? पी के लिए 3 बॉक्स बनता था, यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है तुम्हारे पास। तो ये हर एक ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। यहाँ पे जैसे -1 है, 0 है, +1 है, डी के लिए ऐसा है। फिर एफ के लिए तुम देखोगे तो एफ के लिए 3 हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो 3 के लिए इसी तरीके से -3, -2, -1, 0, 1। ठीक है, 0 के बाद 1, 2 और 3, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो ml जो तुम्हारा है, ml का रेंज होता है -l टू +l, -l टू +l होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें तुम्हारा रेंज -l टू +l होगा। अब s के लिए लिखना है, s क्या है, सबसेल है। s सबसेल में l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 में माइनस प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका ml का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको यदि टेबुलर फॉर्म में देखोगे तो मान लो यहाँ हम s लिखते हैं और यहाँ पे l लिख रहे हैं, यहाँ पे l का वैल्यू हम लिख देंगे। ठीक, और यहाँ ml का वैल्यू लिख सकते हैं, तो ml इसके लिए भी क्या होगा, 0। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये s सबसेल है। p के लिए क्या हो सकता है, p के लिए हम लोग 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, -1, 0 और +1। ठीक है, d के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, +2।
-2, एक सेकेंड, -2 -1, ठीक है, -2 -1 0 +1 और +2, इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर +1 +2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। f इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -3 -2 -1 0, ठीक है, +1 +2 और +3 ऐसे लिख सकते हैं। तो f में हम लोग का ऑर्बिटल हम लोग देखते थे कितना होता था, f में 7 होता था, ठीक है। f का जो बनाते थे इस तरह का डायग्राम, उसमें 7 ऑर्बिटल बनता था, ये f सबसेल हो गया। अब f सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 7 होता है। तो f में 7 होता है, ठीक है। तो ये लोग का वैल्यू जो होगा उसको तुम लिख सकते वॉइस हो। नहीं आया अभी आ रहा है, था। अभी आ रहा है। यस यस सर। सर। हाँ, तो इसमें तुम वैल्यू लिख सकते हो, जैसे मान लो इसके लिए तुम -3 लिख दिए, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3। तो इस तरीके से, और ये नंबर कोई किसी को भी तुम कहीं पे भी लिख सकते हो, क्योंकि सारे डिजनरेट है, पता है, तो डिजनरेट मतलब सबकी वैल्यू सेम है, तो किसी को भी तुम 0 रख सकते हो, किसी को भी कोई भी वैल्यू दे सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिजनरेट है, सब बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे डी के लिए बनाएंगे तो डी में 5 हम लोग का आता था, 5 ऑर्बिटल बनता है, तो पांचों का वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। देखो, पांचों का वैल्यू है यहाँ पे। एनटीएससी के लिए खाली बस जानना है ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं कि तुम नहीं सुने हो, बस इसको खाली समझ लो एक बार। यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2, ठीक। पी के लिए फिर इसी तरीके से बता दिए। देखो, पी में इस तरीके से है तुम्हारा, -1 0 +1, और एस में सिर्फ एक ऑर्बिट होता है, मतलब एक ऑर्बिटल होता है, तो एस के लिए सिर्फ एक यहाँ पे है, दैट इज 0। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। समझ में आया क्या करना है, कैसा वैल्यू होगा? मान लो कोई पूछ दिया तुमसे कि कोई इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, ठीक है, पी में है, तो उसका क्या क्या, पी सबसेल में है तो क्या क्या उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है, तो तुम बता दोगे। पी में है तो -1 0 +1 हो सकता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट वाला क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। सो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो दो तरह का मूवमेंट, मतलब रिवॉल्यूशन जिसको बोल रहे हैं, घूमना, ठीक है, कैसे स्पिन कर रहा है। स्पिन मतलब तुम लोग को पता है कोई भी चीज कैसे स्पिन करता है, तो दो तरीके से कर सकता है। एक डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग हाफ हेडेड एरो से दिखा सकते हैं, हाफ हेडेड और एरो से, मतलब क्लॉकवाइज को हम लोग ऐसे दिखाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे दिखाएंगे। बहुत बुक में तुम्हारा ऐसा भी दिखा सकता है कि ऊपर है तो मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है एरो, यदि ऊपर है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, बहुत में एरो नीचे है, इस तरीके से तो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी किस तरीके से चलता है, ठीक है, वो तुमको देखना है। घड़ी जैसे चलता है उसके डायरेक्शन में यदि जा रहा है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। जैसे मान लो ये तुम्हारा घड़ी है, तो घड़ी में जो कांटे होते हैं वो कैसे चलते हैं, ठीक है, तो ये तुमको देखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक इधर है घड़ी, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे जाता है, इधर कांटा जाएगा, ऐसे ही चलता है ना घड़ी, ठीक है। तो जो इस तरीके
इस तरीके से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन यदि, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी के जैसे चल रहा। ठीक है। Yes, sir. हाँ, और दूसरा जो उल्टा चलेगा, जो घड़ी के जैसे नहीं चलेगा, Anti-clockwise. वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में नहीं चल रहा, उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये डायरेक्शन का, बस ये स्पिन क्वांटम नंबर का इतना काम है, वो बता देता है। और इसको हम लोग देखो, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है ना, उसको हम लोग प्लस हाफ बोल देंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है उसको माइनस हाफ बोल देंगे। ठीक है, बस इतना ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। और इसमें एक चीज और है कि ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम को बताएगा, जैसे तुम्हारा और सब बता रहा था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये बताएगा। स्पिन एंगुलर, कोई भी चीज घूमेगा तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, कोई भी चीज यदि स्पिन कर रहा है या फिर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे पता चलता है, इस तरीके से। ठीक है, s इंटू एस प्लस वन, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ सब तुम्हारा अलग चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे s क्या आएगा, s स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू आएगा। ठीक है, कि क्या है यहाँ पे, क्या लिखना है। तो इस तरीके से तुम इसको बता सकते हो। बात समझ में आ गई। और देखो, एक ऑर्बिटल जो ऐसा बनाते थे तुम्हारा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, सबको पता चल गया अभी तक कि एक जो तुम्हारा ऑर्बिटल बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, दो इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो अभी जो स्पिन क्वांटम नंबर का बात किया ना, एक ऑर्बिटल में तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एक दोनों का ऑपोजिट स्पिन रहेगा हमेशा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यदि कोई ऐसे रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन को कि एक ऑर्बिटल बना दिए और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर ही दिखा रहे हैं इस तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो तुमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग सबको दिखाना है। मतलब दोनों, एक ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन है, सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो उसका स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट होगा हमेशा, अपोजिट स्पिन में वो घूमेगा। जैसे एक पहले ऐसे भर दिए एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर दिए, तो ये हमेशा ऐसा होगा, तो ये सही होगा। या फिर अभी मान लो फुल हेडेड एरो भी कहीं दिखा रहे हैं, और फुल हेडेड एरो दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई बुक में यदि इस तरीके से भी दिया हो तो ठीक है, ऐसा भी दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर है तो क्लॉकवाइज जा रहा है, और नीचे है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से भरना है हमेशा। ठीक है, दोनों स्पिन को एक साथ शो करेंगे तो ये गलत होगा, या फिर दोनों को नीचे दिखा रहे हैं, दोनों को ऊपर दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, गलत होगा। इसका क्या रीजन क्या है ना, कि जब कोई भी चीज, जैसे अभी हम लोग जो वोर्स रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े थे, तो रदरफोर्ड के मॉडल में उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बीच में पॉजिटिवली चार्ज आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो हम लोग क्या, वहां पे बताया गया था ना कि कोई भी पॉजिटिवली मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के अगल बगल घूमता है तो क्या करता है, वो एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, तो ये वही चीज यहाँ पे भी आ रहा है, उसी चीज के बारे में बोला है कि जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में और दोनों घूम रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो लोग अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, तो इस तरीके से घूमेगा ना, तो इसमें लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये सब तुम लोग पढ़ोगे अभी 10 क्लास में, लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा नॉर्थ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ आ जाएगा, तो दोनों का नॉर्थ यदि सेम तरफ आएगा तो रिपेल करेगा आपस में। तो एक ऑर्बिटल में रहने के लिए ऐसे रहना होगा कि ये क्या करे, अट्रैक्ट करे एक दूसरे को। यदि रिपेल करेगा तो नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा तुम्हारा घूमेगा नॉन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,